एक बार फिर से मार्च आ गया है जिसमें 20 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। उसी स्पैरो के नाम जो आज हमसे रूठ गई है, जिसको वापस बुलाने के लिए देर से ही सही अब काफी लोग जागरूक हो रहे हैं। इसी जागरूकता को घर घर पहुंचाने के लिए जोधपुर के नेचर लवर्स ने एक पहल की। इस पहल की शुरुआत की जोधपुर बेस्ड यूथ अरण्य और आसपास के ही और प्रकृति प्रेमियों ने। इसमें हर संडे को अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जैसे वाइल्ड लाइफ एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड लोग एक साथ वॉक करते हैं। बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, पर मकसद एक होता है कि गौरैया को वापस लाना है और आम नागरिकों को इनके इम्पोर्टेंस के बारे में समझाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉज में अपना सहयोग दे सकें। हेलो एंड वेरी वेलकम टू लिटिल कन्वर्सेशंस। मैं हूं सना और आज है वॉक फॉर अ कॉज का सेकेंड संडे। फर्स्ट संडे मैं किसी रीजन से आ नहीं पाई थी और अब हम निकल चुके हैं आज के लोकेशन के लिए। शरद जी, जो कि एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आज का हमारा वॉकिंग एरिया चुना है जोधपुर का एक हिस्टोरिकल लोकेशन, और वो है नवचौकिया से रानीसर होते हुए फतेहपुर और बोड़ो की घाटी। इस जगह की जोधपुर में बहुत अहमियत है, क्योंकि जब जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बना उसी टाइम यहाँ के राजा ने ये कॉलोनी भी बसाई, जिसमें डिफरेंट कास्ट के लोगों को उनके काम के हिसाब से यहाँ बसाया गया, जहाँ पूजा पाठ करने वाले, लिखा पढ़ी करने वाले वगैरह एक तरफ और मोची रंगरेज लोगों को दूसरी तरफ जगह मिली। सभी धर्म को आसपास बसाया गया और इतने में ही पूरा जोधपुर समा गया। और हाँ, जोधपुर की सबसे पहली सोसाइटी भी यही बनी। हम अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके हैं, पर अंदर की गलियां काफी पतली हैं और सब अंदर गाड़ी लेके गए तो जाम लग जाएगा, इसलिए हमें यहाँ बाहर के रोड पे गाड़ी पार्क करके अंदर ऑटो से जाना होगा। यहाँ की गलियां और सुबह सुबह की भागा दौड़ी देखने लायक है। अब हम पहुंच गए हैं और पहले से काफी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग सुबह सुबह यहाँ जमा है और सबका एक मकसद कि रूठी हुई गौरैया को वापस मनाया जाए। सैरिश गई वर्ल्ड स्पैरो डे का बैनर दिखाने। ये है मनीष जी, जो कि मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। इस तरह के वॉक करने की हम देखते हैं कि कई बार हमारे घरों में चिड़िया जो है वो बंद हो गई है ना, क्योंकि हमारे घरों के पैटर्न जो थे वो बदल गए हैं। पहले जब घर बनते थे तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे घर रखे जाते थे। आजकल हम अपने घरों में जो दीवारें बनती है उस पर इस तरह के घर नहीं रखते हैं, तो जहाँ हम खुद नहीं रहते वहाँ चिड़िया कैसे रहेगी। इस तरह की चीज़ें अगर हम शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि जोधपुर के बाहर वाले हिस्से में लगभग जो है चिड़िया गायब हो गई है। ये इलाका एक ऐसा है जहाँ पर अभी भी थोड़ी चिड़ियाँ बची हुई हैं। आप सबको यहाँ लाने का मतलब यही है कि हम देखें कि चिड़ियाओं को कैसे रखा जा सकता है और किस तरह से चिड़िया वापस हमारे घरों में आ सकती है। जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें पता है कि जब भी हमारे घर में रोटी बनती थी तो जब आटा गूंदा जाता तो उस आटे पर वो हक के साथ चिड़िया आके बैठती थी और अपनी चोंच से अपना हिस्सा तोड़ के ले जाती थी,
दादी मम्मी उन्हें कभी नहीं कहती थी उनको कि आपको ये क्यों आ रही हो, इसको भगाओ। हमारी खिड़कियाँ पहले खुली रहती थी और आजकल एसी लगने के कारण हमारी खिड़कियाँ बंद रहती है। हम बाहर की हवा भी पसंद नहीं करते, तो हम चिड़ियाओं को कैसे पसंद करेंगे। इस तरह की बातों को पुनर्जीवित करने के लिए, चिड़ियों को वापस बुलाने के लिए इस तरह की वॉक आयोजित की जाती है। बहुत सारे विभाग के लोग, अलग अलग क्षेत्रों से लोग हमारे यहाँ जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं, नाटकों से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। सना फिरदौस हमारे साथ बहुत दूर से आई हैं, जिन लोग की अपने घर में पालती हैं। इन एक्सपीरियंस है कि चिड़ियाँ कैसे पाली जाती हैं, ये भी अपने बारे में बताएंगी कि किस तरह से हमने चिड़ियाओं को बड़ा किया, किस तरह से चिड़ियाँ इनके घर में पैदा हुई और बड़ी हो गई कि हाथ पे आके बैठती, वहीं बैठ के खाना खाती है। ये स्थिति हमारे घर में भी होनी चाहिए कि हम हाथ में बाजरे के दाने ले और चिड़िया हमारे हाथ में आके बैठे। इस तरह की बातें हम इनसे भी सुनेंगे। शरद जी बहुत सारी बातें हमें बताएंगे कि ये माहौल पहले बहुत सारे माहौलों में था, अब क्यों इतना सा बच्चू यहाँ तक आके रह गया है। शरद जी बाकी का काम आपका। ये वो मोहल्ला है जहाँ जोधपुर की जो जनता है, आम लोग जो है, सभी धर्म जाति के लोग कैसे रहेंगे, तो वो यहाँ तक खत्म हो जाता था। उसके बाद आगे एक मंदिर आता है, वहाँ चौकी लग जाती है भाई जोधपुर के शहर का, इसी के शहर के। इसके बाद में मंडी आ जाती, फिर खंडा पुलसा जहाँ तलवारें वगैरह, फिर आगे मोचियों की गली में जूते वगैरह, ओढ़ने वगैरह, ये सब बनते हैं। तो जोधपुर जो है ये इतना ही था पहले, अब फैलते फैलते 20-25 किलोमीटर इधर चारों तरफ बन गया। आप सबको यहाँ लाने का जो उद्देश्य यही था कि हम शहर की जो पुरानी गलियाँ हैं उनको थोड़ा देखें। इसी बहाने आप इस शहर को देख पाएंगे और साथ में जो सह अस्तित्व था, जहाँ आप खड़े हैं, तो मैं यहाँ दूध लेने आता था इतने से इधर, तो जो दूध वाले हैं वो क्या है कि उसको ढक के रखते हैं। अब यहाँ से शुरू की सबने वॉक। बने हुए जो पुराने घर हैं उनमें एक खासियत है, घर बनाते वक्त घर के ही हिस्से में चिड़ियों के घर भी बनाए जाते थे। ये जो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं वो सब चिड़ियों के घर हैं, जहां आज तक गौरैया का बसेरा है ना। कितने कमाल की बात कि लोगों ने अपने घरों के साथ ही चिड़ियों का भी घर बनाया। यहाँ पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है। हमारा पहला स्टॉपेज है ये पदमसर तालाब, जो कि 550 साल पहले यहाँ की रानी ने बनवाया था ब्राह्मणों के धर्म कर्म के काम के लिए। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये तालाब बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ ढेर सारी कॉर्मोरेंट्स बैठी हुई हैं। अब ये डाइव मारेगी अंदर, ये गई। भाई वापस भी तो निकलना होता है। इनके पंख सुखाने का टाइम हो गया है। इसके बाद हम लोग गए रानीसर, जो कि यहीं पे दूसरा तालाब है,
और ये बनाया गया था वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ जोधपुर वासियों के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। यहाँ पे हमारे कैमरास को जमा कर लिया गया था, तो यहाँ की रिकॉर्डिंग फ़ोन से ही करनी पड़ी सबको। लेकिन वो चीजें अभी भी है, अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो। सना, फिर दोस्त मैं आपसे जिक्र करूंगा कि आप एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन। और फिर मनीष जी ने मुझे इनवाइट किया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारा इंडियन कल्चर क्या कहता है? इंडियन कल्चर कहता है अतिथि देवो भव, जिसका मतलब होता है कि अतिथि जो है वो देवों के समान है। पर हमारे जो छोटे छोटे देव हैं वो तो हमसे नाराज हो बैठे हैं, खास तौर से मेट्रो सिटीज वाले। उनसे तो बिल्कुल वापस आने का नाम ही नहीं रहे। हम तो फिर भी सॉरी कहते हैं, तो कभी कभी घूमते चले जाते हैं। तो आज जो हमारे इस मीटिंग का मकसद है, वो मेन मकसद यही है कि एक छोटी सी कोशिश करें उन रूठे हुए मेहमानों को वापस बुलाने की। तो चलिए, शरद जी ने इतना भारी और मनीष जी ने इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो कोशिश करते हैं कुछ स्टेप्स की जिससे वो वापस आ सकें। तो हम जो सबसे पहले बेसिक जो शुरुआत करते हैं वो उनके घर की। घर वो नहीं जो उनको बना करके देने वाले हैं, घर वो नहीं, वो टेम्परेरी घर है। वो कुछ दिन यूज करेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे अगले साल तक के लिए। हमें उस घर के बारे में सोचना है जो उनका परमानेंट घर है। वो क्या है, कौन बताएगा उनका परमानेंट घर? पेड़ पौधे झाड़ियाँ। हमें सबसे पहले अपने आसपास की हरियाली पे ध्यान देना। सबसे पहले पेड़, जो उनका परमानेंट घर है। आंधी तूफान है तो उन्हें पेड़ चाहिए, धूप तेज है तो उन्हें पेड़ चाहिए, बारिश हो रही है तो उन्हें पेड़ चाहिए, उन्हें वो थक गए हैं रेस्ट के लिए, उन्हें पेड़ चाहिए। और दूसरे जो बर्ड्स हैं जो सीड ईटर्स हैं या बेरी खाते हैं, उनके खाने के लिए पेड़ चाहिए। उनको कीटाणु वगैरह चाहिए तो वो पत्ते पे चिपके हुए पेड़ चाहिए। तो कुल मिला के, उसके अलावा रात हो गई, थक गए, तो उनका परमानेंट जो सोने की जगह है वो पेड़, तब पेड़ चाहिए। तो जो हमारा परमानेंट घर है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि हमारे आसपास जो है वो हरियाली है। पौधे तो चाहिए ही चाहिए, पेड़ उन्हें सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप पेड़ों पे ध्यान दें, अपने आसपास के हरियाली। कोई ऐसा पेड़ लगाएं जो परमानेंट मीन्स जैसे आप नीम भी है, करी लीव्स भी हैं। बेर उन्हें बहुत पसंद है, जो उन्हें बेरी तो देता ही है खाने के लिए, प्रोटेक्शन भी देता है, उसमें कांटे वगैरह होते हैं, है ना। तो ऐसे पेड़ों का कोशिश कीजिए कि आपके आसपास हैं, जिससे उन्हें सबसे पहले दूर से ही इन्विटेशन मिल जाए कि हाँ मेरे लायक की जगह है, कि हाँ यहाँ रुका जा सकता है, देखा जा सकता है। फिर दूसरे बेसिक नीड की बात करें तो वो है खाना, है ना। तो हम कोशिश करें बर्ड फीडर लगाएं। एक तो आपने पहले दूर से इनवाइट कर दिया, अरे बड़ा हरा हरा दिख रहा है, हमें यहाँ जाना चाहिए। वो वहाँ पे वो उससे अट्रैक्ट हो के आ गई, लेकिन उसको कुछ दिखा ही नहीं, यार या तो मैं बोर हो रही हूँ, बस यहाँ बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, फिर चली जा रही हूँ। तो उन्हें खाना है, हमें बर्ड फीडर लगाना है। बर्ड फीडर तो आजकल हर जगह आप खुद भी बना सकते हैं। यूट्यूब जो है, मैं खुद भी चैनल है जहाँ मैं खुद भी हर तरह की जो भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ बना के लगा देती हूँ। उसके अलावा रेडीमेड ले सकते हैं आप, कुछ नहीं है तो एक सूखी डाली लिया, उसी पे कैप्स चिपकाए, उसमें खाना रख दिया, और डाली से सिर्फ तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि उनका वो तो परमानेंट घर है। खाने का इंतज़ाम किया, और ये भी नहीं कि बस लगा दिया बर्ड फीडर, खाना डाल दिया है, वो आ रही है नहीं आ रही है, या खा रही है नहीं खा रही है, उस पर हमें नज़र रखना है। खाना थोड़ा भी कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत माइलस्टोन अचीव किया। उसको परमानेंट भरना है, वो कभी खाली ना रहे। उन्हें पता हो कि हाँ चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, और इस टाइम में सबसे पहले खाना ढूंढती हूँ कि मैं अपना पेट भर लूँ, फिर किनारे जाके बैठूँ। तो उसको पता हो कि हाँ जब मुझे मुसीबत हो, जब मुझे भूख लगे तो मुझे यहीं पे आना है। ठीक है, हमने अब खाने का इंतज़ाम कर लिया, उनके परमानेंट घर का इंतज़ाम कर लिया। फिर तीसरी चीज़ क्या है, उनका टेम्परेरी घर तो टेम्परेरी है, लेकिन वो उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे वो बच्चे वगैरह होते हैं, अंडे होते हैं, तो हमें बर्ड हाउसेस लगाने हैं। बर्ड हाउसेस लगाने का भी ये भी नहीं कि मतलब बस ऐसे ही लगा दिए, उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कितने ऊंचाई पे लगाना चाहिए, उसके होल्स कितने बड़े होने चाहिए, या आसपास क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि ठीक है आपने बर्ड हाउस लगा तो दिया, लेकिन अब वो वहाँ तक आएंगी कैसे, है ना। तो उस पर बहुत सारा ध्यान दे करके कि 7 से 9 फीट के बीच में होनी चाहिए हाइट,
ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस के बीच में ना हो, थोड़ा सा सेपरेट होना हो। आप बिल्कुल बर्ड फीडर के पास भी ना लगाएं, थोड़ा सा दूर लगाएं, क्योंकि बर्ड फीडर पे जो है हर किसी का एक्सेस होता है, हर तरह के पक्षी आते हैं, वो भी आते हैं जो उनके बच्चों को खा जाएंगे और वो गौरैया को भी खा जाएंगे, है ना। तो लगाएं पास में ही, लेकिन एकदम सामने ना लगाएं। और बहुत दूर भी इससे नहीं लगाना है कि उसको बच्चों को बार बार फीड कराना हो या खुद भी खाना हो, तो उसको बहुत लंबा सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम खाने का ऐसे इंतज़ाम करें और फिर ये बर्ड फीडर का इस तरह से इंतज़ाम करें। फिर चौथी चीज़ क्या आती है, हमें शांति मेंटेन करना, पीस मेंटेन। ये नहीं कि बहुत बच्चों, हमारे घर की जो आवाज़ आती है उससे तो बहुत अच्छे से फैमिली है कि हमारी फैमिली के मेम्बर्स है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर जो मशीनरी है या एक्स्ट्रा ट्रक्स हैं, ऐसी जगह उसको लगाएं जहाँ थोड़ी सी पीस मेंटेन हो, कि बर्ड जो है उसको अपना शांति से अपना घर समझे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो सिर्फ पेड़ नहीं, हमें ना पौधे, कलरफुल फ्लावर्स लगाना। जो फूल है ना उनको बहुत पसंद होते हैं, वो दूर से उस चीज़ से ना अट्रैक्ट होती हैं कि अच्छा यहाँ पे फूल है, उसके काम की चीज़ है, फूल है तो मतलब कीड़े हैं और नेक्टार पीने वाली चीज़ों का खाना है, बर्ड्स का खाना है। तो साथ में फूल भी लगाएं कि एक रीज़न है उनको इनवाइट करने का, मतलब एक ट्रिक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक तो उन्हें वो पीने के लिए चाहिए, वो जैसे लगातार उठती हैं तो उनको तुरंत पानी चाहिए था। हम लोग जैसे हम 1 लीटर पी लिया और हो गया कुछ देर तक, वो थोड़े से छोटा सा वेट होता है, जितने जल्दी बढ़ता है उतने जल्दी खाली भी हो जाता है, ठीक है। तो पानी का इंतज़ाम करना, और सिर्फ उनके पीने के लिए नहीं, उनको नहाना भी है, क्योंकि वो पंखों के लिए उनको क्लीनिंग करना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है, वो ग्रूमिंग होता है उनका, बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी एक तो उसके लिए, और आसपास में आपकी मिट्टी हो तो वो भी बढ़िया, क्योंकि जैसे वो पानी में नहाती है वैसे मिट्टी में भी नहाती है। तो ये ऐसा पूरा फैमिलियर अगर इन्वायरमेंट देंगे तो बिल्कुल जो गौरैया जो है, जो कोई भी है, वो आपके वहाँ भी आ सकती है, और हम स्पैरो कंजर्वेशन पे एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद सबने फोटो शूट कराया और फिर चल पड़े सब आगे की तरफ। इस घर में देखिए गौरैया के साथ साथ कबूतरों के लिए भी जगह बनाई गई है, छोटे वाले स्पैरोज के लिए और बड़े पिजन्स के लिए। इन गलियों की एक खास बात ये भी है कि ये ज़्यादातर सब ब्लू कलर्स में है, और इसी वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। इसके बाद साइंस और म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों ने भी अपनी राय दी स्पैरो कंजर्वेशन के लिए। विज्ञान के लिहाज से स्पैरो क्या है और क्यों वो हमारे साथ है, और हम क्या कर रहे हैं सब मिलके और साथ बना रहे हैं। तो हमको भले नजर नहीं आता हो, पर जो चारों तरफ का सिस्टम है वो आपस में सब एक मिलके काम करते हैं। आप एक भी तार टालोगे उसमें से वो कोलैप्स हो जाएगा। भले नहीं दिखे हमको, पर ये सब जुड़े हुए हैं। आज हमें कानों में सुनाई देती थी, तो मैं तो ये मानता हूँ मैं उसको मिस करता हूँ। मेरे पास इसका कारण है कि तानपुरी के साथ उनकी चिड़ियों की आवाज़ के साथ हमें रियाज का एक अलग आनंद आता था। राइट हूँ या नहीं राइट, और भी मिशन मेरे साथ में कोई अपने यहाँ पापा बेटी दोनों किले के रास्तों को एंजॉय करते दिख रहे हैं। वो यहीं रहने के आदी हैं।
और हम पहुंच गए हैं नील महल, जो अब होटल में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से ब्लू सिटी अच्छे से देखा जा सकता है। यहाँ पहुँच के सबने चाय पानी किया। ब्लू सिटी के ब्लू ब्लू घर। और ये रहा मेहरानगढ़ फोर्ट। इसके बाद कुछ घरों में बर्ड हाउसेस लगाए गए और हम चल दिए अपने अपने घरों की तरफ, इस इरादे के साथ कि अगले संडे को फिर से सबको जमा होना है उस छोटी सी चिड़िया को बचाने की मुहिम में।